हेलो गाइस, वेलकम टू प्रीमिक्स 2026 पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चंस करते हैं। सीडीएस 2025 में जो सवाल पूछे गए थे ना, आज मैं वो करने वाला हूँ। हो सकता है आपको ये बहुत इजी लगे, है ना, कि यार ये तो इजी क्वेश्चंस है, बट इससे एक आइडिया पता लगता है कि यूपीएससी किस प्रकार के सवाल पूछ रहा है पॉलिटी गवर्नेंस में से। और हाँ, कई बार आपके बेसिक्स भी टेस्ट होते हैं। यू रीडिंग अ लॉट, यू आर रिवाइजिंग अ लॉट, बट बेसिक्स कितने आपको याद है ये देखने के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पहला सवाल है, प्रीमिक्स जिन्होंने पहले नहीं देखा है, सिंपल तरीका है, क्वेश्चन देखना है, आंसर लिखना है अपने पास, और जब डिस्कशन होगा उसके बाद मैच करना है। लास्ट में कितने में से कितने मार्क्स आए वो बताना है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बारे में इनमें से क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पूछा गया है। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट। तो करेक्ट क्या है इसमें से? नंबर 1, अ कैंडिडेट हु विंस मे नॉट गेट द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। जो कैंडिडेट इसमें जीत जाता है, हो सकता है कि उसे मेजॉरिटी वोट्स ना मिले हो। अरे भाई, यही स्टेटमेंट करेक्ट मिल गई, पहली ही स्टेटमेंट करेक्ट मिल गई। द आंसर इज ए, द आंसर इज ए, ठीक है। तो जो कैंडिडेट जीत रहा है, इसमें जो कैंडिडेट जीत रहा है, जरूरी नहीं है कि उसको मेजॉरिटी वोट्स मिले हो। इट्स नॉट नेसेसरी दैट उसे मेजॉरिटी वोट्स मिले हो। तो कैंडिडेट हु विंस मे नॉट गेट द मेजॉरिटी वोट्स, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 100 वोटर्स वोट करते हैं और 3 कैंडिडेट्स हैं ए, बी और सी, ए को 40 वोट्स मिले हैं, बी को 30 मिले हैं, सी को 20 मिले हैं और 10 ने वोट नहीं किया, तो ए इलेक्शन जीत जाएगा। लेकिन ए को 100 में से मेजॉरिटी नहीं मिला ना, 100 में से 40 इज नॉट मेजॉरिटी, 100 में से 51 इज मेजॉरिटी। इसी को कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव मे बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कंस्टिट्यूएंसी, ऐसा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में नहीं होता। वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, वन रिप्रेजेंटेटिव। वोटर्स वोट फॉर द पार्टी एंड नॉट द कैंडिडेट। अब ये हो सकता है, ये हो सकता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में भी, लेकिन ऑन पेपर ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑन पेपर कैंडिडेट का नाम और उसकी पार्टी होती। कहने का मतलब, आप मान लीजिए बीजेपी को वोट देते हो, कांग्रेस को वोट देते हो, है ना, बोलने के लिए तो ऐसा करते हो आप, लेकिन बैलेट पेपर के ऊपर उम्मीदवार का नाम होता है, उस नाम पे आप वोट देते हो। अगर बैलेट पेपर पे ही पार्टी होती सिर्फ और कैंडिडेट नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट सही होती। खैर, एवरी पार्टी गेट्स सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट्स दैट इट गेट्स। नो, इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कहते हैं। दिस इज नॉट फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को इसी एग्जांपल से अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो अगर 100 वोटर्स हैं और 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, और इसमें से आपको टोटल असेंबली के अंदर 10 सीटें भरनी है, इफ यू हैव टू फिल 10 सीट्स, मल्टीपल सीट्स के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉलो होता है। तो ए को अगर 40 वोट मिले, बी को अगर 30 वोट मिले, सी को अगर 20 वोट मिले और 10 ने वोट नहीं दिया, तो यहां पे क्या होगा? 4 सीटें 10 में से ए के पास चली जाएंगी, 3 सीटें 10 में से बी के पास चली जाएंगी, 2 सीटें सी के पास चली जाएंगी। तो ऐसा कुछ होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में। खैर, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्विकली लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो ये करो भाई, मैं साइड हो जाता हूं, ये सॉल्व करो। मैच द फॉलोइंग है, सिंपल, मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। आर्टिकल 371, आर्टिकल 371 और उसके अंदर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये सारे जो आर्टिकल्स हैं, ये स्पेशल प्रोविजंस है फॉर सम स्टेट्स। कुछ स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रावधान किए गए हैं, कुछ ओरिजिनली संविधान में थे और कुछ बाद में ऐड किए। तो ओरिजिनल संविधान में वही होगा जिसके सामने कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी नहीं लगा होगा। क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है, क्लासेस के दौरान भी बताता रहता हूं क्रैश कोर्स के अंदर, कि जब कैपिटल ए लगा है, इसका मतलब अमेंडमेंट से आया है। स्मॉल एबीसी अमेंडमेंट से भी आ सकता है, बिना अमेंडमेंट के भी आ सकता है। तो 371 में गुजरात और महाराष्ट्र हैं, तो ये सही मैच है। 371 ए में नागालैंड के लिए स्पेशल प्रावधान है, तो ये सही मैच है। 371 बी के अंदर गोवा के बारे में लिखा है, और 371 आई के अंदर असम के बारे में लिखा है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। आप आगे देखोगे, सॉरी 371 आई के अंदर गोवा के बारे में लिखा है और 371 बी के अंदर आसाम के बारे में लिखा है। तो आपने याद रखना है सीक्वेंस, सीक्वेंस में महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्रा या तेलंगाना, ठीक है।
आंध्रा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल और गोवा। ठीक है, आगे भी है, इसके आगे भी है, बट इतना आप अभी के लिए समझ लीजिए। 371 जे, 371 के, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओ। 371 जे, 371 के, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे क्या ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, और अगर करते हैं तो कौन से आर्टिकल्स हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज और आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करेक्ट है? फटाफट से इसको सॉल्व करो। ठीक है, सो reservation of seats for women in Lok Sabha and Rajya Sabha has been made by 106th amendment. No reservation for seats in Rajya Sabha, no reservation for seats in Vidhan Parishad. So this is wrong. If this is wrong, this is wrong, this is wrong. There are provisions for the reservation of seats for women in legislative assembly and legislative councils of the state. No, ये भी गलत है। तो अब बची गया D. There are provisions for reservation of seats for women in panchayat. Yes, but they are not from the 106th constitutional amendment, जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहते हैं। they are there in the constitution from the 73rd and 74th amendment, जो पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी के लिए अमेंडमेंट लाए गए थे, उससे ही इंट्रोड्यूस होते हैं। तो सही जवाब है इसका डी, 3 ओनली। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, आ जाओ फटाफट फटाफट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, और इसका आंसर देखते हैं क्या देते हो। Which of the following pairs of subjects and list under 7th schedule is not correctly matched? Not correctly matched बताना है। So census कौन conduct करता है? दोनों center और states? No, census is conducted only by the center. It comes in the union list. तो insurance जो है वो union list में आता है, taxes ऑन लैंड एंड बिल्डिंग स्टेट लिस्ट में आता है, फॉरेस्ट जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, लेकिन सेंसस जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है। 7th शेड्यूल की यूनियन लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट में, जिसको यूनियन लिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट प्रीएम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के रेफरेंस में क्या स्टेटमेंट सही है? अब देखो, प्रीएम्बल हम पढ़ लेते हैं, लेकिन आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हो। द वर्ड सेकुलर कम्स बिफोर द वर्ड सोशलिस्ट इन प्रीएम्बल, तो प्रीएम्बल को रट्टा मारो। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular republic, secular democratic republic। तो सोशलिस्ट पहले आता है, सेकुलर बाद में आता है, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो जब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हमारा काम खत्म हो चुका है, हमारा काम ओवर हो चुका है। The word justice comes before the word equality. Yes. तो अगर आप देखो प्रीएम्बल को, sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure justice, liberty, equality, fraternity. Justice, liberty, equality, fraternity. Justice 3 टाइप की, social, economic, political. Liberty 5 टाइप की, thought, expression, belief, faith and worship की। इक्वालिटी 2 टाइप की, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये याद रखना है, अगर याद रखोगे तब फायदा है। कौन सी डेट मिल लिखी है प्रीएम्बल में, ये भी पता होना चाहिए, 26 नवंबर 1949। प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स में जोर शोर से तैयारी चल रही है। ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, आईआर, साइंस एंड टेक, सारे सब्जेक्ट, सोशल इश्यूज एंड स्कीम्स, वो भी कवर कर रहा हूं आजकल। तो प्लीज एक बार वेबसाइट देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोशन इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है सर आपने। और मैंने ना अभी रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया था, कंफ्यूजन किलर सीरीज में एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें मैंने डिस्कस किया था ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस। एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्लोजर मोशन, ठीक है, सेंशर मोशन, कहां पे क्या चीज लिखी है क्या नहीं लिखी है, सब वहां पे बताया, देख लेना एक बार। तो बताओ, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी एडमिसिबल अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नहीं, इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई मतलब नहीं है। पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल को रिमूव करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन मस्ट सेट आउट ग्राउंड्स ऑन विच इट इज बेस्ड। क्या मुझे रीजंस बताने होते हैं कि इस रीजन की वजह से मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं? नहीं। राज्यसभा इज नॉट एम्पावर्ड टू एंटरटेन अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। दिस इज करेक्ट।
क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा विच इज द लोअर हाउस। तो राज्यसभा इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो आपसे सॉरी सही है, और आपसे सही स्टेटमेंट ही पूछी थी, इसलिए सी इज द आंसर। ठीक है, सी इज द आंसर। सॉरी यहां पे बी लिखा है मैंने, दिस इज माई बैड। सी इज द आंसर, क्योंकि आपने करेक्ट बताना है, तो सी इज द आंसर। एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन मैंने डिस्कस किया हुआ है वीडियो के अंदर, पार्लियामेंट मोशंस एक्सप्लेन्ड, 10 मिनट 15 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। करंट अफेयर्स के लिए स्पेसिफिक फोकस्ड फिल्टर्ड करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स और मल्टीपल रिविजन्स करने के लिए किस तरीके से उन्हें पढ़ना है, कौन से टॉपिक ज्यादा प्रिडिक्ट किए जाएंगे, पेपर में आएंगे, और कई बार हमारे फैकल्टी प्रिडिक्ट भी करते हैं सही तरीके से, वो सब हम डिस्कस करेंगे एपिक कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स पे। Part 4A of the Constitution, this should be easy, should not be difficult for anyone. 4A of the Constitution. So Part 1 is Union and its territories. Part 2 is citizenship. Part 3 is fundamental rights. Part 4 is directive principle of state policy. Part 4A is fundamental duties. ये तो आसान है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा क्या, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। Which among the following is not a language listed in the 8th schedule of the Constitution? इनमें से कौन सी 8th schedule में भाषा नहीं? So the correct answer is B. Why? Manipuri, Nepali, Dogri. These 3 languages are there. They were not there originally in the 8th schedule of the Constitution. So 8th schedule of the Constitution has 22 languages. Originally there were 14 languages. 3 amendments were made. One was the 21st, one was the 71st, one was the 92nd. This was in 1967, this was in 1992, and this was in 2003. With this amendment, Sindhi was added. With this amendment, Konkani, Nepali, and Manipuri was added. With this amendment, Bodo, Dogri, Maithili, and Santhali were added. So Gondi is not there. और मैंने ना हर एक आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, मजाक की बात नहीं, हर एक आर्टिकल जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का 3.5 घंटे में कवर कर दिए, ताकि आपको आर्टिकल वाइज कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैंने 3.5 घंटे के अंदर हर एक आर्टिकल कवर कर दिया है। वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, स्लीपी क्लासेस कंप्लीट यूपीएससी पॉलिटी इन 1 वीडियो सर्च करोगे, या ऑल आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1 वीडियो सर्च करोगे, आराम से मिल जाएगा। अब ये सवाल है, आखिरी सवाल आज का, इस सवाल का जवाब दीजिए फटाफट से। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इंडियाज फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर? भारत में कौन, इनमें से कौन ऐसी महिला थी जो फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर थी? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चारों महिलाएं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा थी। All these 4 were members of Constituent Assembly. Yesterday I have uploaded a video on all the 15 women of the Constituent Assembly. Please watch that video. There I have discussed the profile, the contributions of all 15 women, the great women leaders of our Constituent Assembly. अच्छा, इसका आंसर बता दो मेरे को। तो इसका आंसर है बी, सुचेता कृपलानी जी। सुचेता कृपलानी was a CM of Uttar Pradesh from 63 to 67. Sarojini Naidu, who was also a member of Constituent Assembly, she was the governor of Uttar Pradesh. She was the governor of Uttar Pradesh in the late 1940s. Vijay Lakshmi Pandit was India's ambassador to the UN and different countries. And Hansa Mehta was a prominent figure in the Constituent Assembly. 15 members थे जो महिलाएं थी, उनमें से 2 ने रिजाइन भी किया था। क्यों रिजाइन किया था वो सारा कुछ मैंने बताया है इस वीडियो में, विमेन मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वीडियो में, जाके देख लेना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना।